गरीब देवरानी जेठानी के भूखे परिवार वाले। संध्या रसोई में रोटी बना रही होती है, तभी उसे उल्टी आती है और वो भागकर आंगन में आकर उल्टियां करने लगती है। संध्या, तुम ठीक तो हो? पता नहीं जेठानी जी, कुछ दिनों से जी कच्चा हो रहा है और उल्टियां भी हो रही हैं। ये सुनकर खटिए पर बैठी गंगा संध्या को गले से लगाकर कहती है, बहुत बहुत बधाई हो छोटी बहू, तू माँ बनने वाली है और मैं दादी, और बड़ी बहू तू ताई जी बनने वाली है। मैं बस अभी आती हूँ माँ जी। ये कहकर सुमन सीधे रसोई घर का रुख करती है और जल्दी से बताशे लाकर अपनी देवरानी का मुंह मीठा कराती है। देवरानी जी, तुमने जो इतनी बड़ी खुशी हमें दी है उसके लिए तुम्हें मेवे की मिठाई खिलाना चाहिए, मगर तुम्हारी ये गरीब जेठानी तुम्हें इस बताशे के सिवा कुछ ना खिला सकी। सुमन दीदी, ये बताशे मेवे और खोए की बर्फी से बढ़कर है, क्योंकि इसमें आपका प्यार भरा है। जिसके पास आप जैसी प्यारी जेठानी हो वो गरीब कैसे हो सकती है? महंगे संगमरमर और ईंट से सिर्फ मकान बनते हैं, मगर ये क्या कम है कि हमारे गरीब परिवार में इतना प्यार है। सुमन और संध्या का स्वभाव बहुत ही सुलझा हुआ था। दोनों देवरानी जेठानी अपनी जिम्मेदारी के प्रति बहुत खरी थी। पूरे घर को साथ लेकर चलना और सभी को खिलाने के बाद आखिर में खाना, जिस कारण कई बार खाने का एक भी दाना ना बचता था और दोनों देवरानी जेठानी को भूखा सोना पड़ता। सालों बाद हम गरीबों के घर में खुशी आई है, भगवान करे इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। गंगा भी ऐसा कही रही होती है कि तभी सुबोध भागता हुआ उनके पास आता है। गंगा चाची, गजब हो गया। हुआ क्या है सुबोध? अरे तुम्हारे दोनों बेटे बीच सड़क पर मरे पड़े हैं, चलो हमारे साथ। ये सुनकर सभी आंखों में आंसू लिए हुए वहां जाते हैं जहां मनोहर और राजीव का शव पड़ा हुआ था, जिसे देखकर एक ही पल में उनकी खुशियां मातम में बदल जाती हैं। जिसके बाद उनका दाह संस्कार करके सभी घर आते हैं। तभी शाम ढलते ही मासूम राधा पूछती है, माँ, पिताजी और चाचा अब तक क्यों नहीं आए? देखो ना, शाम ढल गई है। तेरे पिताजी और चाचा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे राधा, वो भगवान के घर चले गए हैं। ये कहकर सुमन राधा को गले से लगाकर फूट फूट कर रोते हुए बेहोश हो जाती है। तभी गौरी भागकर सुमन के पास आती है। माँ, देखो ना, बड़ी भाभी बेहोश हो गई हैं। माँ जी, हमें जेठानी जी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। आप बाबूजी के पास ठहरिए, मैं और गौरी जाते हैं। गंगा राम नारायण के पास रुक जाती है। राम नारायण बरसों से बीमारी के बिस्तर पर है। अस्पताल आकर गरीब देवरानी गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, ये मेरी जेठानी जी है, देखिए ना, अचानक ये बेहोश हो गई। मुझे देखने दीजिए। सुमन की जांच करके डॉक्टर कहते हैं, देखिए, ये माँ बनने वाली है, मगर इनका खाने की कमी के कारण शरीर बहुत ही कमजोर है। इनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखिए। गौरी और संध्या सुमन को घर ले आती हैं। मनोहर और राजीव के चले जाने के बाद गरीब देवरानी जेठानी के घर में दाने दाने के लाले पड़ जाते हैं। सभी के चेहरे भूख से मुरझाए हुए थे। लगातार भूख रहने के कारण गंगा की बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। दोनों देवरानी जेठानी दौड़कर गंगा के पास आती हैं। माँ जी, आंखें खोलिए। संध्या, जल्दी से पानी ले आओ। लाई जेठानी जी। संध्या जल्दी से पानी लाकर अपनी सास के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। तभी गंगा होश में आती है। भगवान का शुक्र है माँ जी, आपको होश आ गया। उस रात गरीब देवरानी जेठानी का मन अपने परिवार के मुरझाए चेहरे पर झलकती भूख को सोचकर चिंता में घुला जा रहा था। जेठानी जी, आप सोई नहीं? घर के बुरे हालातों में नींद कैसे आएगी संध्या? हमारा परिवार भूखा है। हम दोनों देवरानी जेठानी को अब कुछ करना होगा। इसी सोच के साथ अगले दिन दोनों गरीब गर्भवती देवरानी जेठानी भूखी प्यासी काम की तलाश में सारा दिन कड़कती धूप में भटकती रही और कहीं काम ना मिलने पर आखिर में एक राशन की दुकान पर काम मांगने जाती हैं। जयराम जी की भाई जी, कोई काम मिलेगा क्या? अरे शक्ल से तो ये दोनों औरतें भूखी नंगी फटी चल लग रही हैं। चल फोकट राम, इन गरीब का फायदा उठाते हैं। हाँ, काम मिलेगा। वो क्या है ना, मेरा नौकर आज आया नहीं, इसलिए तुम दोनों ये चावल गेहूं साफ कर दो। जी ठीक है। अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए बेचारे गरीब गर्भवती देवरानी जेठानी दोपहर से लेकर शाम ढलने तक आंखें गड़ाकर गेहूं चावल साफ करती हैं। भाई जी, हमने सारे गेहूं चावल साफ कर दिए, हमें हमारे पैसे दे दीजिए। रुको जरा, देता हूँ। कंजूस पोकट राम देवरानी जेठानी की गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें थोड़े से गेहूं देकर कहता है,
ये लो तुम्हारा मेहनताना। भाई साहब, हमने सारा दिन गर्मी में पसीना बहाकर इतनी बोरी गेहूं चावल साफ किया और बदले में आप ये मुट्ठी भर गेहूं दे रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैं तुम दोनों गरीबों को गर्भवती देखकर ये गेहूं दे रहा हूँ, नहीं चाहिए तो चलो निकलो यहाँ से। ये सुनकर अचानक दोनों देवरानी जेठानी की आंखों के आगे अपने परिवार वालों के भूखे चेहरे उभर आते हैं और वो गेहूं लेकर आंसू भरी आंखों के साथ घर आती हैं और हाथ चक्की में गेहूं पीसकर रोटी बनाकर उसे प्याज के साथ अपने भूखे परिवार वालों के आगे परोसती हैं। माँ जी, गौरी, खाना खा लीजिए। सुमन भाभी, संध्या भाभी, इस खाने की जरूरत हमसे ज्यादा आप दोनों को है। आप दोनों प्रेग्नेंट हैं और ऐसे में भूख ज्यादा लगती है। अरे हमारी प्यारी ननद, वो क्या है ना, रास्ते में आते वक्त भंडारा बट रहा था तो हमने वही खा लिया। हमारा पेट भरा हुआ है, तुम खाओ। इस तरह अपने परिवार वालों की भूख मिटाने के लिए दोनों देवरानी जेठानी पेट भरने का झूठ बोलती हैं, जबकि सच तो ये था कि वो भूखी थी। अगले दिन फिर से दोनों भूखी प्यासी काम की तलाश में निकल जाती हैं, जहां उन्हें ईंट की भट्टी के पास चल रहे मलबे के काम में ईंट ढोने का काम नजर आता है। जयराम जी की काका, काका क्या हमारे लिए कुछ काम मिलेगा? मगर बेटी, तुम दोनों तो गर्भवती हो, ऐसे में तुम काम कैसे करोगी? काका, जब गरीब के सर पर परिवार की भूख मिटाने की जिम्मेदारी हो तो सब हो जाता है। एक औरत 9 महीने अपने गर्भ में अपने बच्चे को अपने खून से सींचती है और उसे इस दुनिया में लाती है, मगर ये सारा चक्र तो ऊपर वाला ही चलाता है। अब वही हम गरीब देवरानी जेठानी के बच्चों का ख्याल रखेगा। दोनों देवरानी जेठानी की सच्चाई भरी बातें केदार के दिल को छू जाती हैं, जिसके बाद वो उन्हें काम पर रख लेता है और दोनों गर्भवती बहुएं अपने भूखे परिवार का पेट भरने के लिए हर रोज भूखी प्यासी भट्टी पर आकर कड़ी धूप में भरी गर्मी में खून पसीना बहाकर ईंट ढोती। उनकी मेहनत और खुददारी को देखकर केदार उन्हें हर दिन पैसे देता, जिससे उन गरीब देवरानी जेठानी के घर का चूल्हा जल पाता था। इसी तरह गुजरते दिनों के साथ एक एक महीना करके दोनों देवरानी जेठानी गर्भावस्था के 9वें महीने में कदम रखती हैं, जिसे देखकर केदार कहता है, बेटी ये लो, तुम दोनों देवरानी जेठानी की पगार, और ये कुछ पैसे अलग से रख लो। बस कल से काम पर मत आना। मगर क्यों काका, क्या हम दोनों गरीब देवरानी जेठानी से कोई गलती हुई है? हम उसे सुधार लेंगे, मगर हम गरीब लाचार के पेट पर लात मत मारिए। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटी, तुम दोनों तो बहुत मेहनती हो, मगर तुम गर्भावस्था के 9वें महीने में हो और ऐसे में तुम्हें इतनी मेहनत करना ठीक नहीं है। इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेना, फिर तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। शुक्रिया काका, आपने हम गरीबों के बारे में इतना सोचा। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी पैसे लेकर घर चली आती हैं और अपनी सास गंगा और ननद गौरी को सारी बात बताती हैं, जिसके बाद गौरी कहती है, भाभी आप दोनों इतना अच्छा खाना बनाती हो, अगर आप दोनों अपना ढाबा खोलो तो अच्छा चलेगा और मैं और माँ भी आपकी मदद करेंगे। इससे हम गरीब लोगों को भी कम पैसे में पेट भरकर खाना मिलेगा और हमें रोजगार। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर भगवान का नाम लेकर ढाबा खोलती हैं और धीरे धीरे उनके हाथों के खाने के अच्छे स्वाद के कारण ढाबे पर लोगों की भीड़ बढ़ती चली जाती है और उनका ढाबा लोगों में छा जाता है, जिससे अच्छी आमदनी के साथ गरीब भूखी गर्भवती देवरानी जेठानी का परिवार गरीबी से उभर जाता है और दोनों को आखिर में एक एक प्यारा सा बेटा होता है। कितना फर्क है ना। कहाँ तो एक अमीर के लिए जिंदगी खुशियों से भरी होती है, लोग उन्हें सलाम करते नहीं थकते, फिर क्यों जब तक एक लाचार गरीब अपनी हड्डियां नहीं गलाता दुनिया उसे एक दाना नहीं देती। मई का महीना शुरू होते ही गर्मियां शुरू हो जाती हैं। नेहा, माँ कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो रात भर गर्मी के कारण सो नहीं सकी, इसलिए कमरे में सो रही हैं। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। भैया खाना तो खा कर जाओ। अभी भूख नहीं है छोटी, शाम को आकर खा लूंगा। गोपाल की हिचकिचाहट में झलकते झूठ का कारण उसकी बेरोजगारी थी। परिवार का पेट पालने के लिए गोपाल हर सुबह अनाज की भारी बोरियां ढोने जाता है, जिसके बदले में उसे दिन भर में 150 रुपया मिल जाया करते। जयराम जी की मुंशीलाल जी, क्या बात है, आज अनाज की गाड़ी नहीं आई क्या? अरे अनाज की गाड़ी तो सुबह ही आ गई थी और कब की खाली भी हो गई। अब सब तेरी तरह राजा बाबू नहीं है जो देर सवेर से आए। जा अब कल आना। उस दिन गोपाल गोदाम से निकलकर सारा दिन काम की तलाश में भटकता रहा और इस बीच शाम ढल गई। आज एक पैसा भी नहीं कमाया, समझ नहीं आ रहा किस मुंह से घर जाऊं। काफी देर सोचने के बाद गोपाल घर आता है, तभी नेहा कहती है, गौरी भाभी, भैया आ गए।
अजी आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या बताऊं गौरी, आज 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। अजी कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अभी 1-2 दिन का राशन है। ऐसा कहकर गौरी रसोई में आकर एक एक करके राशन के सभी डिब्बे टटोलने लगती है और दुखी मन से कहती है, राशन के सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। भगवान, ये आप हम गरीबों को कैसा दिन दिखा रहे हैं। गिरधर गोपाल, जब आपके सखा सुदामा पर गरीबी आन पड़ी थी तो आपने उनके दिन फेर दिए थे। हम गरीब पर दया करो। गौरी के टूटे मन की पुकार जैसे भगवान के घर पहुंच गई थी कि अचानक गौरी की नजर एक कोने में रखे डिब्बे पर गड़ जाती है। जैसे ही गौरी अंदर झांकती है तो उसमें थोड़ा आटा होता है। गौरी उसे रोटी बनाकर प्याज के साथ अपने पति और सास को परोसती है। गोपाल जी, माँ जी, माफ कीजिए, सब्जी नहीं थी, जो था यही था। अरे बहू, हम गरीबों की जिंदगी तो होती ही दुख भरी है। कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी कभी तो पानी पीकर भी पेट भरना पड़ता है। सरिता की बातें सभी की आंखें नम कर देती हैं। सभी के खाना खाने के बाद नेहा सोने के लिए बिस्तर लगा ही रही थी कि तभी सरिता बेहोश हो जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप आंखें खोलिए। सभी की आंखों में आंसू भरे होते हैं। वो सरिता को अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर सरिता की जांच पड़ताल करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी अम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, बेहिसाब गर्मी के कारण इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन्हें ठंडी हवा में रखिए। एक एसी खरीद लीजिए आप लोग, वरना अगर बीपी ज्यादा बढ़ा तो इनकी जान पर भी बन सकती है। कुछ देर बाद सभी सरिता को घर ले आते हैं। गोपाल जैसे तैसे सो जाता है, मगर दोनों नंद भाभी की आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। उन्हें डॉक्टर की कही बातें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अगले दिन, भाभी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों ननद भाभी कुछ काम करें। इस महंगाई के जमाने में भैया अकेले क्या क्या करेंगे। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब हम दोनों ननद भाभी को ही मेहनत करके माँ जी के लिए एसी लाना होगा। दोनों नंद भाभी काम ढूंढने निकल जाती हैं और जगह जगह जाकर काम मांगती हैं, मगर हर जगह से उनके हाथ निराशा के सिवा कुछ नहीं आता। भाभी, सुबह से शाम ढल गई है, कहीं भी कोई भी हम गरीब ननद भाभी को काम देने को तैयार नहीं है। नेहा, वो देखो, कुछ काम चल रहा है, चलो चलते हैं। दोनों नंद भाभी वहां आती हैं जहां कई सारे गरीब मजदूर, औरतें और मर्द ईंटें ढो रहे होते हैं। तभी वो भट्टी के मालिक जिग्नेश के पास आकर कहती हैं, जयराम जी की भाई, हमें भी कोई काम मिल जाएगा क्या? अरे भाई, जिग्नेश भाई की भट्टी पर काम ही काम है, तुम दोनों यहाँ काम कर सकती हो। शुक्रिया, मगर भाई जी, क्या हम आज से ही काम कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद दोनों गरीब नंद भाभी भूखे प्यासे ही भट्टी की आग में पकी ईंट टोकरी में भरकर उसे ढोने लगती हैं और शाम होता देखकर जल्दी जल्दी घर चली आती हैं। तभी खटिए पर बैठा गोपाल उनसे पूछता है, अरे कहाँ चली गई थी तुम दोनों ननद भाभी? गोपाल जी, हम दोनों ननद भाभी ने ईंट की भट्टी पर काम ढूंढ लिया है। क्यों गौरी, क्या मेरा कमाना घर में पूरा नहीं पड़ रहा? जो मेरे होते तुम दोनों बाहर काम करने गई थी। अजी ऐसा नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था माँ जी को एसी की ठंडी हवा में रखने को? देखिए, माँ जी के शरीर पर गर्मी के कारण कैसे धब्बे बन रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। आप अकेले कितना कुछ करेंगे? गौरी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं भैया। हम दोनों ननद भाभी जो 2 पैसे कमाएंगे, उससे हम गरीबों के घर में एसी लग सकती है। और जब आपका काम नहीं चलेगा तो हमें भूख से दाने दाने के लिए ललकना भी नहीं पड़ेगा। नेहा और गौरी की बात सुनकर गोपाल उन्हें काम करने की मंजूरी दे देता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, जिसके साथ जेठ की कड़ी धूप भरी गर्मी शुरू हो जाती है। ऐसे में तेज तपती धूप में दोनों गरीब नंद भाभी को ईंट की भट्टी पर काम करना भारी पड़ने लगता है। दोनों पसीने में तरबतर हो जाती हैं, मगर उनकी आंखों के आगे बीमार सरिता के बीमार चेहरे की झलक आ जाती है। भाभी, आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है, भट्टी के भपके से और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। आज जल्दी घर चलते हैं। नहीं नेहा, अगर हम इस गर्मी से परेशान होकर घर चले जाएंगे तो हमारे आधे दिन की पगार कट जाएगी। भूलो मत, हमें ये मेहनत माँ जी के लिए करनी है। अपनी भाभी की हिम्मत भरी बातें सुनकर नेहा अपनी तकलीफ को भुलाकर भरी गर्मी झेलकर शाम ढलने तक ईंट ढोती है, जिस कारण उनके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। अरे चलो चलो, जल्दी से सभी लाइन में लग जाओ। नेहा, गौरी, ये लो तुम्हारी पगार। आज तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए तुम्हारी पगार 500 रुपए बनती है। 500 रुपए देखकर दोनों नंद भाभी की आंखों में आंसू भर आते हैं। शुक्रिया जिग्नेश भाई जी,
आप नहीं जानते, हम गरीब ननद भाभी को इस पैसे की बहुत जरूरत है। अरे वो तो ठीक है, मगर तुम दोनों नंद भाभी सारा दिन सुध बुध खोकर भूखी प्यासी मेहनत करती हो, तुम थकती नहीं हो क्या? जिग्नेश भाई, जब सर पर जिम्मेदारी होती है तो अपनी थकान नहीं दिखती। मैं और मेरी ननद ये मेहनत सिर्फ माँ जी के लिए कर रहे हैं, ताकि इनके लिए एक एसी खरीद सके। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। ऐसे ही एक एक दिन करके गुजरते जाते हैं और दोनों नंद भाभी पूरी लगन और मेहनत करती जाती हैं और पैसे जमा करके एसी की दुकान पर आती हैं। भैया, जरा जल्दी से हमें एक अच्छी सी एसी दिखा दो। दुकानदार दोनों गरीब नंद भाभी को घूरते हुए कहता है। अरे ये एसी की दुकान तुम जैसे फटीचरों के लिए नहीं है। तुम जैसी गई गुजरी गरीब ननद भाभी के मतलब का एसी भंगार वाले के पास मिलेगा। हाँ चलो अब रास्ता नापो, पता नहीं आ जाते हैं कहां से मुंह उठाकर। भाई साहब, भले हम दोनों ननद भाभी गरीब हैं, मगर एसी खरीदने की कीमत है हमारे पास, समझे? मगर आप जैसे अमीर घमंडी लोग ये बात क्या समझेंगे कि एक गरीब अपने घर के लिए एक जरूरत का सामान खरीदने के लिए दिन रात की मेहनत झोंक कर, खून पसीना बहाकर कैसे कमाता है। अरे मुझे माफ कर दो, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें एसी दिखाता हूँ। इसके बाद दोनों गरीब नंद भाभी एसी खरीदकर घर आती हैं और गोपाल एसी को सेट कर देता है और एसी से ठंडी ठंडी हवा को महसूस करके सरिता कहती है। गौरी बहू नेहा, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे लक्ष्मी जैसी बहू बिटिया मिली है। तुम दोनों ने एसी खरीदने के लिए अपनी भूख प्यास मुझ पर न्यौछावर कर दी। भगवान तुम जैसी ननद भाभी हर घर परिवार में दे। माँ जी, ये हम दोनों ननद भाभी का फर्ज था। आप इस घर की नींव हैं और नींव के बिना घर ढह जाता है। नेहा मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन है, और भाभी आप मेरी हिम्मत है। अगर आपका साथ ना होता तो शायद हम गरीबों के घर में जिंदगी में कभी एसी नहीं होती। अब तो भाभी बहुत दिन बीत गए, आज एसी आने की खुशी में आप हम सभी को खीर खिला दीजिए। जो हुक्म मेरी प्यारी ननद। इसके बाद गौरी सभी के लिए खीर बनाती है, जिसके बाद गरीब नंद भाभी अपने परिवार के साथ खीर खाते हैं और आखिर एक गरीब का घर एक एसी के आ जाने से खुशियों से भर जाता है और एसी के आ जाने से उस रात एक गरीब का परिवार सुकून भरी नींद सोता है। कितना फर्क है, कहाँ तो एक अमीर इंसान एक खाने की थाली पर लाखों खर्च करने से भी नहीं चूकता, वहीं एक गरीब को छोटी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए भी भूखे प्यासे रहना पड़ता है।